हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 6.2 का सवाल नंबर 2। इस सवाल नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको सवाल नंबर 2 के अंतर्गत आपको 3 सवाल दिए गए। यदि हम चाहें तो इन तीनों सवालों को 1 मिनट से भी कम समय में हल कर सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य इन सवालों को सिर्फ हल करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि साधारण से साधारण स्टूडेंट भी इस बात को समझ पाए कि इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है और हम यहां पर मूल रूप से क्या कर रहे हैं। यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो एक सवाल को थोड़ा सा समय यदि आपने अधिक दे दिया तो आप आने वाले सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से हल कर पाएंगे। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, त्रिभुज का परिचय चैप्टर 6 करके। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देख लीजिए, इसमें पूरा मैंने विस्तृत बताया। पर यहां देखिए, अभी हम यहां पर जो सवाल हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम सवाल नंबर 2 को पहले हल करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो मैं अपने तरीके से आपको इसको हल करवाऊंगा, जिससे उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेहतर तरीके से पकड़ पाए कि मूल रूप से यह सवाल हमको क्यों दिया गया है। पहले हम बिल्कुल सवाल को बिना पढ़े पहले मैं अपने तरीके से सवाल को हल करवाऊंगा और सवाल होगा आपका जो सेकंड सवाल है उसका सेकंड, दूसरे का ये दूसरा सवाल होगा आपके लिए। अब देखिए यहां मूल रूप से हमें क्या दिया गया है। यदि इस प्रश्नवाली की बात करें तो यह प्रश्नवाली हमारे पास में त्रिभुज के रूप में, और हमारा पूरा फोकस उस त्रिभुज पे चला जाता है। पर मूल रूप से यहां पर आपका फोकस कहां होना चाहिए, या आपका फोकस होना चाहिए इन दो रेखाओं पर। मान लीजिए यहां पर ये दो रेखाएं हैं और मैं आपसे यह पूछूं कि क्या ये रेखाएं समानांतर हैं अथवा नहीं। तो ये समानांतर है अथवा नहीं, उसको प्रूव करने के लिए ही आपके पास में यह पूरा चैप्टर है। हम पहले भी ये बता देते थे कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है या नहीं, उसके लिए कुछ और मेथड था। पर यहां जो ये मेथड दिया गया है वो बहुत ही सरल और बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, जिसके कारण से ये पूरा चैप्टर आपकी क्लास 10 पे दिया गया है और इसी को समझने के लिए ही ये मेथड, ये प्रश्नवाली है आपकी। तो देखिए ये दो आपके पास में रेखाएं, अभी आप मान के चलो कि आपके पास में कोई दो रेखाएं। अब ये रेखाएं समानांतर हैं अथवा नहीं, इसको देखना है तो आप क्या करेंगे। इसके लिए बस आपको क्या करना है कि इन दो रेखाओं में से किसी भी एक रेखा का आप चयन कर लीजिए अपने हिसाब से। मैंने क्या कहा कि ये जो दो रेखाएं आपको दे रखी हैं, इसमें से आप किसी भी एक रेखा का चयन कर लीजिए अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने ये नीचे वाली रेखा का चयन किया, उस पर क्या करना है आपको, उस पर आपको अपनी मर्जी से दो बिंदुओं का चयन कर लेना। मान लीजिए मैंने यहां पर दो बिंदुओं का चयन कर लिया। अब यहां पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इन बिंदुओं को बहुत ही समीप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इन बिंदुओं को बहुत दूर यहां से यहां तक भी ले सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे इस बिंदु को लगा सकते हैं। और ये सब कर क्यों रहे कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं अथवा नहीं, उसको देखने की यहां पर हम तरीका या मेथड का यूज कर रहे हैं। और वो मेथड कितना सरल है, यदि आपने इसको पकड़ लिया तो ये पूरी प्रश्नवाली आपके लिए बिल्कुल ही सरल हो जाएगी। तो अब देखिए ये हो गए आपके दो बिंदु, कहां लगाने, इन दो रेखाएं जो आपको समानांतर है अथवा नहीं वो पूछा उसमें से एक रेखा पर। फिर आपको एक बिंदु और लगाना है, वो कहां लगाना है, इस पर एक रेखा पर आपने दो बिंदु लगा दिए, इसके बाद में बची आपकी एक रेखा, इस रेखा के ऊपर की तरफ आपको एक बिंदु लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको यह बिंदु यहां लगाना है, इसकी भी कोई बाध्यता या प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे इस बिंदु को बहुत दूर लगा सकते हैं, इस बिंदु को थोड़ा टेढ़ा भी लगा सकते हैं, आप कहीं पर भी एक बिंदु लगा सकते हैं। अब ये बिंदु इस रेखा से ऊपर क्यों लगा रहे हैं उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे ये बिंदु लगा दिया हमने यहां पर, अब इससे हम क्या देखते हैं वो देखिए। आपको करना क्या है, इसमें ये जो बिंदु आपको दे रखा है ऊपर वाला,
उसको आपको क्या करना है वो समझिए। ये बिंदु आप थोड़ा सा इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो बिंदु है इसको आप थोड़ी देर के लिए आपके सवाल के हिसाब से इस बिंदु को आप P मान लीजिए, क्योंकि हम ये सवाल हल करने जा रहे हैं। तो ये बिंदु हो गया आपके पास में P, और आपने इस रेखा पर दो बिंदु रखे थे Q और R। ऐसा मान लीजिए इस बिंदु को आपने जो चयन किया था उसका नाम Q रख दिया, इसका R रख दिया। अभी तक हमने क्या किया, दो रेखाओं को समानांतर दिखाने के लिए दो रेखाओं में से एक रेखा पर दो बिंदुओं का चयन कर लिया। क्या किया, दो रेखाओं में से एक रेखा पर दो बिंदुओं का चयन कर लिया, और दूसरी जो रेखा इसके ऊपर हमने एक बिंदु को लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यह जो बिंदु आपका P मैंने जो लिया, इस बिंदु P को आपको P को Q से भी मिलाना और P को R से भी मिलाना है। ये देखिए, मैं अभी इस P को Q से मिला देता हूं और इस P को मैं R से मिला देता हूं। अब यदि आप देखेंगे तो आपके पास में एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया। इस प्रकार से प्रक्रिया करने पर देखिए P, Q और R, यही आपका यहां त्रिभुज है P, Q, R। आपको धीरे धीरे हर बात समझ में आती जाएगी। अब क्या करना है आपको, आप तो बस एक बात अपना फोकस कर लीजिए अपने दिमाग में कि हम इन दोनों रेखाओं को समानांतर है या नहीं, उसको दिखाने के लिए इस प्रकार के मेथड का उपयोग कर रहे हैं। वहां हमें क्या क्या करना है, हमने दो बिंदु लगा दिए, एक बिंदु बाहर लगा दिया, दो रेखाएं खींच दी। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ये दो रेखाएं खींची है, जिसको आप कह सकते हो कि असमानांतर रेखाएं हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो, क्योंकि एक जगह जाकर के एक दूसरे को क्या कर दिए, प्रतिच्छेद, या फिर कह दीजिए बिंदु लगाने से इस प्रकार से आपके पास में एक त्रिभुज आ गया। अब क्या हो रहा है उसको समझिए। अब ये रेखा जो थी, आपके दो रेखाएं थी, समानांतर दिखाना था, इसमें से एक रेखा का जो पार्ट है वो इस त्रिभुज का एक हिस्सा बन चुका है, और जो दूसरी रेखा है उसको बड़े ध्यान से अब आपको देखना है। ये रेखा क्या कर रही है, ये जो दो रेखाएं आपने जो खींची उसमें से एक बिंदु पर यहां प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, और ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां मैंने कहा था कि इस रेखा से बाहर हम क्यों ये इस बिंदु को खींच रहे हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि ये जो रेखा है, ये वाली जो दूसरी रेखा होगी वो इस त्रिभुज के अंदर आ जाए। वो कहां पर आती है, बीच में आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, इसको आपको नहीं देखना। आपने बिल्कुल यहां समीप रख दिया था तो भी बिंदु को प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो रेखा होगी दूसरी, वो रेखा इस त्रिभुज के बीच में आनी चाहिए। ये आ गई इसके बीच में। अब जैसे ये बीच में आई तो क्या काम कर रही है, ये जो आपने दो रेखाएं खींची इस बिंदु से मिलाने के लिए, उस पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अभी इस सवाल के हिसाब से इसी का नाम रख देते हैं E और F। ये रख दिया हमने इसका नाम E और इसका नाम रख दिया F। अब आपको क्या करना है वो समझिए, या इससे इस रेखा के इस प्रकार से प्रतिच्छेद करने पर इन दोनों रेखाओं पर को, जैसे आपने PQ और PR खींची थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखिए। आपके पास में आपने पूरी रेखा खींची थी PQ, पूरी रेखा क्या खींची थी आपने, PQ, और एक रेखा आपने क्या खींची थी, PR। अब आप देख करके बताइए PQ और PR पर यह जो रेखा है आपकी EF, वो क्या काम कर रही है। ये जो देखिए PQ पर जो E बिंदु है यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो PQ को दो भागों में बांट रहा है। कैसे, PE और किसमें बांट रहा है, EQ, और PR को किसमें बांट रहा है, PF और FR के रूप में। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो आपने रेखा है वो खींच ली आपने, बिंदु से मिला दिया, और ये जो दूसरी है वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करने पर ये जो मूल में PQ और PR जो था पूरी रेखा, वो अब आपके कुछ इस प्रकार से यहां बढ़ गई है। अब हमको इसको समानांतर है या नहीं इसको दिखाना है, तो आपने इस प्रकार की रेखाएं भी खींच ली, और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और इस प्रकार से दो भागों में बांट रही, ये भी देख लिया।
तो हमारा फोकस ये कि ये समानांतर है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, इसको ही हम यहां पर देख रहे हैं। तो आप थोड़े देर के लिए ये मान लीजिए कि ये जो आपकी पूरी रेखा है वो ये वाली P से Q तक आपने जो खींची वो रेखा मान लीजिए 8.5 सेंटीमीटर है। आपने P से Q तक मापा तो 8.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको नहीं पता कि रेखा 8.5 सेंटीमीटर पहले देख करके नहीं डालिए इस पर। आप चाहते तो इससे बड़ा त्रिभुज, मैंने बिंदु यहां रखा मान लीजिए, किसी ने यहां बिंदु रखा होता तो इससे भी अधिक माप आ सकता था, या इससे छोटा रखा होता इससे कम भी आ सकता था। यहां कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको तो एक रेखा खींच देनी है। जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने के लिए बस इस रेखा से बाहर वो बिंदु होना चाहिए, और आपने खींच करके फिर आपको पूरी रेखा को माप लेना। अभी मैं यहां कह देता हूं कि ये पूरी रेखा जो मैंने यहां से यहां तक मापी तो मेरे पास 8.5 आया। इसको मैंने पहले से नहीं डाला था, मैंने देखने पर स्केल से नापने पर यह पता चला कि ये 8.5। इसी प्रकार से ये पूरी रेखा आपके पास में 8.5 हो गई। और यहां पर यदि मैंने देखा तो ये वाली रेखा मेरे पास में P से R तक की जो रेखा थी वो मेरे पास में यहां मापने पर आ गई 17 सेंटीमीटर। इस रेखा को भी मैंने पूरा नापा, PR कितनी है तो मुझे पता चला ये 17 सेंटीमीटर है। अब यह पता चलने के बाद हम क्या करेंगे इसमें वो देखिए। अब आपको क्या करना है कि जो ये 8.5 सेंटीमीटर आपके पास में है उसमें से मैंने कहा ये पूरी रेखा आपके पास में 8.5 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या देखना है, आप ये बताइए कि जो दूसरी जो रेखा है आपकी समानांतर दिखाने के लिए है या नहीं, उसका जो बिंदु है वो PE तक कितने सेंटीमीटर स्थान को घेर रहा है, या कह दीजिए कितने सेंटीमीटर तक यहां से यहां तक की दूरी है। तो उस व्यक्ति ने यह कहा कि यहां से यहां तक नापा उसने कहा सर ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए पूरा 8.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यहां आ गया। PQ पूरा कितना था आपके पास में 8.5, PE आ गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। अब बताइए शेष कितना बचा, क्योंकि ये पूरा 8.5 था, इसमें 4 चला गया तो यहां बचा आपके पास में 4.5 सेंटीमीटर। ये बातें आपने नोट कर ली और इसको भी यहां नोट करते जाइए। PE अब आपके पास में आ गया है 4 सेंटीमीटर और EQ जो आपके पास में आ गया वो आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ये बात आपको पता चल गई। अब फिर मैंने कहा यहां वाली रेखा को देखिए, PR जो खींची है उसमें से F बिंदु तक, यहां से P से F तक की दूरी कितनी आ रही है। तो उस बच्चे ने देख करके कहा सर यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर आ रही है। मैंने कहा ठीक है हम नोट कर लेते हैं, यहां आ गई आपके पास में 8 सेंटीमीटर 8। अब बताइए बची दूरी कितनी होगी आपके पास में, 17 में से 8 चले गए तो अब बताइए यहां कितना बचा 9, ये हो गया 9। तो अब देखिए FR कितना आ गया आपके पास में 9। इतना सा काम करने के बाद आपको यह देखना है कि क्या ये दोनों अनुपात आपके जो आए हैं 4/4.5 और 8/9 इनके अनुपात बराबर हो रहे हैं या नहीं, उसको कैसे देखेंगे। ये आपके इसमें है तो आपको क्या करना है, यहां पॉइंट लगा हुआ, आपने यहां से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, एक, तो आप इसके बदले में इनटू पॉइंट हटाए तो 1 लिखिए और ये हो गया 0 और ये हो गया 8/9। अब देखिए यहां क्या आ गई संख्या आपके पास में, 4 और 10 का गुणा किया 40 और नीचे आ गया 45। यह कितना हो गया 8/9। अब आपको इस संख्या को जहां तक कटती है वहां तक आपको पूरा कटाना है। कहने का मतलब यह संख्या सह अभाज्य की स्थिति में आ जानी चाहिए कि ये फिर से न कटे। देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको 5 से कटा, इसको 5 से कटाया, ये कितनी बार कट गया 8 5 से 40, 9 पूरी 45, ये मेरे पास में आ गया 8/9। अब ये 8/9 फिर से नहीं कटेगा और यहां वाला क्या आ रहा था 8/9, यानी कि अब आपके पास में PE/EQ 8/9 आ गया, यहां PF/FR आपके पास में 8/9 आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं PE/EQ बराबर PF/FR। बस आपको यही देखना था यहां पर। ये पूरी जितनी भी गतिविधि की, जितना भी क्रियाकलाप कह सकते हो या जो ये मेथड है,
उसको करने के पीछे कारण ये था कि ये दोनों आपकी भुजाएं हैं वो समान अनुपात में बढ़ रही है नहीं, इसी को देख रही थी। अब हमने देख लिया हाँ ये समान अनुपात में बढ़ रही है। यदि ये बराबर अनुपात में बांट दिया इस वाली रेखा ने आपके द्वारा खींची गई भुजाओं को, यदि इन बिंदुओं ने बराबर अनुपात में बांट दिया तो बस आप सीधा अब कह सकते हैं कि ई एफ ये दोनों आपका बराबर आ गया। तो फिर आप इससे ये कहेंगे कि ई एफ समानांतर क्यू आर, यही बात है। अब देखिए इस सवाल को मैंने बिना पढ़े इसको किया, ये कैसे सवाल तैयार हुआ वो देखिए। यहां पर देखिए सवाल नंबर 2 को अब पढ़ेंगे हम, और ये देखिए इसको मैंने अपनी तरफ से अपनी भाषा में इसको तैयार किया। क्या वाकई ऐसा तैयार हुआ? देखिए यहां कहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, आपके पास में बन गया है त्रिभुज पी क्यू आर। ये त्रिभुज यहां से पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, देखिए यहां पर दो भुजा आपकी बन गई पी क्यू और ये होगी पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यहां शब्द आ रहा है, उस पर आपको फोकस करना है जब भी आपका सवाल आए। क्रमशः यह कह रहा है जिस क्रम में आपकी भुजाएं आ रही हैं उसी क्रम में आपको इन बिंदुओं को लगाना है। तो यहां पी क्यू पहले आ रहा है तो ये ई बिंदु है, वो पी क्यू पर आपने इस ई बिंदु को लगाया, और पी आर बाद में आ रहा है तो एफ बिंदु को आपने पी आर रेखा पर लगाया, एफ बिंदु। तो ये दोनों बिंदु आपको प्राप्त हो गए। और अब हमने जब इसको हल किया था अपने तरीके से, तब कैसे आए थे और इस सवाल में किस तरह से पूछा जा रहा है, इन दोनों बातों को आप मैच करके देखिए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि रियल में यहां क्या देख रहे थे, हम क्या समझ रहे थे और मूल रूप से यहां पर क्या है। ये आ गया ई एफ। अब क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए। कौन सी स्थितियां? आपके पास में ये 3 स्थितियां दे रखी है, इसके लिए आपको ये 3 प्रकार की स्थितियां दे रखी है। इन स्थितियों को देखा करके आपको क्या बताना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है या नहीं। ई एफ कौन सा हो गया? आपको मैंने कहा ये वाली रेखा ई एफ, और अभी आपने कहा ये क्यू आर, ये दोनों समानांतर हैं या नहीं, इसको आपको दिखाना था। और अभी अभी हमने समझा कि ई एफ और क्यू आर दोनों ही, ई एफ और क्यू आर समानांतर क्यों हो गए? तो हमने समझा कि यदि इसके अनुपात, ये जो भुजाएं आपने खींची थी उसके अनुपातों को ये वाली रेखा यदि बराबर बांटती है तो फिर ये जो आपकी दो रेखा है वो समानांतर हो जाएंगी। इसके विषय में थेल्स ने, यहां देखिए मैंने यहां पर इसको नोट कर रखा है, थेल्स ने इस बात को कैसे रखा है 6.2 प्रमेय कह दीजिए। ये जो हम काम कर रहे हैं इस पर, उसको थेल्स ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसको देखिए उन्होंने क्या दिया, क्योंकि ये पूरी बात ही हमारे गणितज्ञ थे थेल्स, इन्होंने हमें बताया कि कोई समानांतर रेखा है तो आप सरल तरीके से कैसे बता सकते हैं कि समानांतर है अथवा नहीं। इसका स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, यही स्टेटमेंट यहां पर है। देखिए इन्होंने क्या कहा, इस प्रमेय को हम कहते हैं 6.2 प्रमेय। प्रमेय का मतलब सिद्ध किया हुआ। उन्होंने 6.2 में थेल्स ने क्या कहा था, या यहां इसको और भी कह सकते हैं 6.1 प्रमेय का विलोम। इसी प्रमेय के दो नाम है, 6.2 प्रमेय भी है या फिर इसको कह सकते हैं 6.1 का प्रमेय का विलोम। अब देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, उन्होंने यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा यदि एक रेखा, अब वो कौन सी रेखा है, तो आप यहां पर वो रेखा देखिए ये वाली ई एफ की बात कर रहे हैं यहां पर, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो ये तो होगी आपकी ई एफ रेखा, और त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी होगी, पी क्यू और पी आर, को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कहने का मतलब जैसे अभी आपका अनुपात आया 8/9 और 8/9, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। यानी कि ये जो भुजा आपको बांट रही है वो इस भुजा की तीसरी भुजा कौन सी होगी, त्रिभुज की ये दो भुजा तो होगी, जिसको वो क्या कर रहा है एक ही अनुपात में बांट रही है, वो तो त्रिभुज की दो भुजाएं तो पी क्यू और पी आर तो इसमें चलेगी। फिर क्या कह रहा है, तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा आपके त्रिभुज की कौन सी होगी, क्यू आर के समानांतर होगी। ये ई एफ जो भुजा है वो इस क्यू आर के समानांतर होगी, यही यहां पर स्टेटमेंट दिया है। और हमने ये देख लिया कि ये सही अनुपात में बांट रही है ये वाली रेखा इन त्रिभुज की दोनों भुजाओं को। तो फिर हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से कि पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर है। तो आप ई एफ समानांतर क्यू आर लिख सकते हैं, और क्यू आर के पीछे भी आप यहां लिख दीजिए इसको, आपके जैसे यहां क्या आ गया, पीई बटा
ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये आ गया आपके पास में, ये वाली स्थिति थी वो आ गई। ये वाली स्थिति भी है तो इसके बदले में आप क्या लिखोगे, ये बट्टे में आ गया आपके पास में, फिर लिखोगे ई एफ समानांतर इसके सामने वाली भुजा क्यू आर। और इसके लिए आपको ये बराबर आ गया। ये स्टेटमेंट यदि आपने ये लिखा कि बराबर है, ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, तो ये वाली जो थ्योरम है उसके या तो आप यहां पर लिख सकते हो 6.2 प्रमेय से। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा कि यदि भुजाएं अनुपात में आ गई तो फिर ये दोनों रेखाएं आपकी क्या हो जाएगी, समानांतर। वही बात आपको ये स्टेटमेंट दिखा था, इसलिए लिखेंगे 6.2 प्रमेय से, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं 6.1 प्रमेय के विलोम से। आशा करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और यदि यहां पर भी समझ में नहीं आई है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, त्रिभुज परिचय करके, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का परिचय। उसको यदि आप देखोगे उस पर एक और शब्द लिखा है थेल्स प्रमेय। उस वीडियो को देखोगे तो आपको यह बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। आप सवालों को हल करने के बजाय यहां इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। यदि कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आपको अभी थोड़ा कठिन लग सकता है, पर जैसे आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया आपको ये सभी सवाल बहुत ही सरल लगने लग जाएंगे। अब देखिए यहां पर ये हमने कर दिया दूसरा सवाल को हल, और इसके लिए आप यहां लिखोगे कि ये भाई समानांतर क्यों है। तो आप इसी सवाल को इसी तरीके से करके यहां इस प्रकार से हल करके कहोगे पी ई बटा ई क्यू बराबर ई एफ बटा एफ आर। तो अतः यहां लिख दीजिए आप, अतः ई एफ समानांतर क्यू आर। क्यों लिखा, 6.2 प्रमेय से या 6.1 प्रमेय से। यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट है वो आप एक शब्द में कह रहे। यहां आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, बस आपने ये लिख दिया तो टीचर समझ जाएगा कि इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इसकी वजह से उसने यहां लिखा है। अब देखिए आप पहले सवाल को देखिए, इसी सवाल को हम अब पुनः यहां पहले सवाल को करते हैं। दूसरा तो हमारे पास हो गया, पहले सवाल को यहां देख लीजिए। पहला सवाल हमारे पास में क्या है उसको देखिए। अभी ये चित्र है वो तो तीनों सवालों के लिए एक ही है, तो हम चित्र को वापस बना देते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, तो हमने बना दिया यहां पर त्रिभुज। ये हो गया आपके पास में ये त्रिभुज पी क्यू आर, और फिर उसने लिखा पी क्यू और पी आर पर। पी क्यू और पी आर का मतलब इसकी जो त्रिभुज की दो भुजा है, यहां लिख रखा है उसने त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब जिस क्रम में भुजाएं दे रखी हैं, बिंदु ई और एफ स्थित है। जिस क्रम में भुजाएं दे रखी है उसी क्रम में आपको इसको बिंदुओं को रखना है। पी क्यू पर कौन सा बिंदु आएगा, यहां पर ई बिंदु आएगा, और पी आर पर कौन सा बिंदु आएगा, आपका एफ बिंदु आएगा। इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। फिर कहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर। यानी कि ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये है या नहीं। और आपको दिया क्या, अनुपात। यदि ये अनुपात बराबर आ गया तो फिर आप कह सकते हैं कि ये बराबर है। अब देखिए पहले सवाल में देखिए पीई कितना दे रखा है, यहां 3.9, आप नोट कर लीजिए 3.9। ई क्यू कितना दे रखा है, ई क्यू हमारे पास में है यहां पर 3। पी एफ कितना दे रखा है यहां पर 3.6, और एफ आर कितना दे रखा है 2.4। ये हो गया हमारे पास में अनुपातों में लिखा हुआ। अभी तक हमने समझ लिया कि ये अनुपात यदि बराबर आ गए, या कह दीजिए ये भुजाएं दोनों समान अनुपात में, ये वाली जो भुजा ई एफ को बांटेगी तो ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। अब हमको देखना कि ये अनुपात बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि पीई बटा ई क्यू, इसका कितना अनुपात है 3.9 बटा ई क्यू का कितना है 3। फिर इसके जहां तक कटता है इसको काट दीजिए, पहले ये हटाइए, ये हो गया आपके
पॉइंट हटाने के बाद में जितनी संख्या इससे 0 लगा दीजिए। अब आगे आपके पास में 30 और 39, ये कहां से कटेगा? 3 से। ये कट जाएगा आपका 3 से 10 बार, और ये 3 से कट जाएगा 13 बार, 13 या 39, ये हो गया 13/10। आपके पास में पीई बटा ई क्यू कितना आ गया? 13/10। अब इसी प्रकार से पी आर को देखिए, पी आर को दो भागों में बांटना, पी एफ बटा एफ आर। आपको इसके अनुपातों को देखना है, इसके बटा इसका, तो ये देख लिया, ये 13/10 आ रहा है। अब इसके अनुपातों को हम देख रहे हैं, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ कितना आ गया आपके पास में? 3.6 बटा एफ आर कितना आ गया? 2.4। अब आप ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहां पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है। ये रियल में संख्या होगी हमारे पास में 36/24। अब आप कटिए, इसको काट दीजिए। कहां से कटेगी? 12 से। 12 दूगी 24, 12 तिया 36। यहां देखिए इसका अनुपात कितना आया? 3/2। क्या पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर है? यहां देखो तो यहां 13/10 आ रहा है, यहां 3/2 आ रहा है। तो ये दोनों अनुपात आपके बराबर नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या लिखोगे? यहां पीई बटा ई क्यू, और यहां बराबर होता तब क्या होता, और बराबर नहीं है तो क्या होगा वो देख लीजिए, एफ आर। अभी आपने देखा कि ये अनुपात आपके बराबर नहीं आए, तो आप लिखोगे कि पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर नहीं है, अतः ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं होगा। बस इतना सा आपको लिखना, ये हो गया आपका उत्तर। ये यदि अनुपात में बराबर नहीं आया तो फिर ये देखा समानांतर नहीं है, ये आपने दिखा दिया कि ये बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये समानांतर नहीं है, क्योंकि ये बट्टे में जहां आ रहा है वो अनुपात है, वो आपका समान अनुपात में नहीं आ रहा। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने बहुत डिटेल से देख लिया। तीसरे सवाल को देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखिए। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है वो देखिए। उसको भी अभी तक मैंने जो सेकंड सवाल में समझाया, इससे भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यहां देखिए पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू, यहां देखिए पी क्यू दे रखा है, यानी कि ये पूरी भुजा दे रखी है, ये वाली भुजा पूरी। पी क्यू कितना है? 1.28, यानी कि यहां से यहां तक की, यहां पर अनुपात नहीं दे रखे बटे में। पी आर कितना दे रखा है? 2.56, यानी कि ये पूरा दे रखा है आपके पास में 2.56। पीई कितना? पीई ये वाला पार्ट आपको दे दिया है, कितना दे दिया है? 0.18। और पीएफ ये वाला भाग दे दिया है, कितना है? 0.36। हमको पता है कि हमको यहां क्या प्रूव करना है? ई एफ समानांतर क्यू आर। यदि ये दोनों समानांतर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ये दोनों लाइनें समानांतर, फिर ये अनुपात बराबर है या नहीं, यहां पर हमको ये देखना है। तो फिर हमको क्या चाहिए? यहां देखिए ये पूरा दे रखा, पर यहां वाला हमारे पास में नहीं है, और यहां वाला भी हमारे पास में नहीं है। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे? हमने कहा था कि ये पूरी भुजा 1.28 है, तो 1.28 में से 0.18 आप घटा देंगे, या फिर आप यदि आप डिटेल में लिखना चाहे अच्छे से, तो आप देखिए पूरा पी क्यू दे रखा है, तो इसको समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। पी क्यू बराबर, ये पी क्यू जो पूरी भुजा वो किससे बनी है? पीई प्लस ई क्यू से। अब पी क्यू पूरा कितना दे रखा है? 1.28 बराबर पीई कितना हो गया आपके पास में? 0.18, और आपको यहां ज्ञात करना है ई क्यू। पहले इसको ज्ञात कर लीजिए। अब ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे? इसके लिए हम करते हैं पक्षांतरण, या बाई टीपी कह दीजिए, एक तरह से समीकरण बन गया। पक्षांतरण करने पर अब हमको क्या ज्ञात करना है? ई क्यू ज्ञात करना है। तो 1.28 ये वाली संख्या हमने इस तरह से बदल दिया, तो ये प्लस की संख्या थी, आ गई माइनस में, माइनस 0.18 बराबर ई क्यू। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया? 1.28 में से आपने यहां घटा दिया 0.18, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, और यहां से हो गया 1।
ये आ गया आपके पास में EQ कितना आ गया यहाँ पर, EQ आ गया आपके पास में 1.10 सेंटीमीटर EQ हो गया। अब आप नोट कर लीजिए EQ, क्योंकि जरूरत है अनुपात में हमको दिखाने के लिए। तो EQ हो गया हमारे पास में 1.10, ये आपने यहां ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको देखिए पूरी भुजा कितनी, इसको भी कर ही लेते हैं। ये पूरी भुजा आपके पास में PR है, तो PR भुजा किससे बनी है, PF प्लस FR, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तब जाकर के आपकी PR वापस बन जाती है। तो ये PR टोटल कितना, 2.56 बराबर PF, देखिए PF कितना दे रखा है आपके पास में 0.36, और आपको ज्ञात करना है FR। अब क्या करिए, वापस वही पक्षांतरण या बाय TP, इंग्लिश में चाहे तो इसको लिख दो बाय TP। यहां आ गया 2.56, और यहां से इस पक्ष में आने पर ये प्लस की संख्या, ये माइनस की होगी, माइनस 0.36 बराबर FR। अब घटा दीजिए इसको, 2.56 में से 0.36 को आपने घटा दिया, यहां आ गया 0, यहां 2 पॉइंट, और यह 2.20। अब ये आपके पास में इसको घटाने पर 2.20 आपका आ गया FR। ये काम आप डिटेल में कर सकते हो, इससे शिक्षक प्रभावित भी होगा, एग्जाम में भी चाहेंगे तो ये बहुत बेहतर तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास में 2.20। ये सब क्यों किया हमने, क्योंकि हमें अनुपात में यहां से ये जो बिंदु E और F है, इन भुजाओं को अनुपात में बांटेगा, ये देख पाएंगे, तभी तो हम कह पाएंगे कि समानांतर है अथवा नहीं। इसके लिए हमें इस तरह के प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए इसको रख देते हैं। अब मुझे दिखाना है कि EF समानांतर QR है, EF समानांतर QR है, मेरे को ये सिद्ध करना है। तो मुझे क्या करना होगा, PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR के। अब रख देते हैं, जो हमें संख्या प्राप्त होगी। तो यहां जगह थोड़ा नीचे आपको नहीं दिखे तो यहां कर लेते हैं आगे की तरफ। यहां देखिए मैं आगे हल कर रहा हूं। PE कितना आ गया आपके पास में 0.18, और EQ कितना आ गया 1.10। बराबर में देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं, 0.36 बटा 2.20। अब यहां दो संख्या के बाद दशमलव है, यहां भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, ये संख्या से ये हट गया, यहां भी इस प्रकार से इसको हटा दिया। अब आप देखोगे तो आपके पास में, इसी को आगे बढ़ा देता हूं मैं, आप इसको देखते रहना, आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ा करके इस तरफ बढ़ा रहा हूं। यहां देखिए अब आपके पास में संख्या क्या आ गई है, पॉइंट हटने के बाद में 18 बटा 110 बराबर 36 बटा 220। अब आप पहले छोटी संख्या से कटा दीजिए जिससे आपको पता चले। ये मैंने कटाया 2 से, ये हो गया 9, ये हो गया 55। इसको 2 से कटाया, ये हो गया 18, ये हो गया मेरे पास में 110। 9 और 55 को अभी ये कट रहा है, इसको देख लीजिए, ये हो गया आपके पास में 9, 2 से कटाने पर ये हो गया 55। शायद 9 और 55 किसी संख्या से नहीं कट रहा है, ये आपके पास में आ गया 9 बटा 55 बराबर 9 बटा 55। एक भी संख्या एक बार मिल गई तो फिर तो पुनः काटे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये अनुपात बराबर आ गया। यानी कि यहां पर हमको जो प्रूव करना था, PE बराबर ये क्या आ गया, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये आपके बराबर आ गया, ये अनुपात आपका बराबर आ गया। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपके क्या समानांतर, या लिखेंगे, ये आपको दे दिया, ये आपकी संख्या को, इसको शायद आप ऊपर लिख देते तो बढ़िया रहता है, जैसे हल किया। इसके बाद आप ये लिख दोगे स्टेटमेंट 9 बटा 55 वाला, ये बराबर वाला आप ऊपर की तरफ लिख देना, और इसको लिखने के बाद आप यहां पर लिख देना EF समानांतर QR, और फिर स्टेटमेंट दे देना आप कोई भी दोनों में से 6.2 प्रमेय से, अथवा या दूसरा आप दे सकते 6.1 प्रमेय के विलोम से। आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट दे सकते, इसलिए ये दोनों समानांतर है। तो यहां पर हमारे पास में ये दोनों लाइन
ये वाला और ये वाला दोनों आ गया, आपकी ये जो भुजाएं थी, ये रेखाएं थी, वो समानांतर आई, जबकि इसमें नहीं आई। इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं और इसके जवाब देते हैं। अब शायद इसको 5 मिनट में, 1 मिनट से कम समय में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर मैं चाहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को साधारण से साधारण स्टूडेंट भी बहुत बेहतर तरीके से समझें। आपको मेरा प्रयास ये कैसा लगा, आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। पसंद आने पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।